और इसके बाद खबरें विस्तार से। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान, पीएम मोदी ने एक्स पर दी जानकारी। देश के विकास में उनका योगदान अहम। पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मैंने आडवाणी जी को फोन पर दी बधाई। और इस वक्त की अहम जानकारी, लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। पीएम मोदी ने एक्स पर दी इस बात की जानकारी। देश के विकास में लालकृष्ण आडवाणी का योगदान अहम। में उनका योगदान अहम। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर ट्वीट कर साझा की जानकारी। आडवाणी जी को फोन पर दी बधाई, पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान, पीएम मोदी ने एक्स पर दी जानकारी। देश के विकास में उनका योगदान अहम। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने की जानकारी पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से साझा की है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश को सर्वोच्च नागरिक जो है भारत रत्न देने से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है जिस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे फोन में बात की है, खुद प्रधानमंत्री ने कहा है, इसको देते हुए उन्होंने बधाई दी और कहा है कि उन्हें सबसे लंबा समय जो है राजनीति में रहा है। आडवाणी जी जो है भारत के विकास और जो योगदान रहा है, जीवन जमीन स्तर से भी काम उन्होंने जो है लगातार किया है। जिस तरीके से उन्हें भारत रत्न देने की बात यहाँ पर कही जा रही थी, उनके साथ में बता दें कि पीएम मोदी ने अपने सार्वजनिक रूप से आडवाणी को देश से लंबी सेवा प्रदर्शित करते हुए भी कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने राजनीति को देखते हुए उनका संघर्ष जो है काफी योगदान रहा है। उनके जो है गुरु भी रहे हैं आडवाणी जी, तो उनको देखते हुए उन्होंने पैर छू गए और उनसे फोन पे बधाई दी है। कहा है कि इस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी को जो है वहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी को लेकर पीएम मोदी ने अपने एक्स हैंडल से जानकारी साझा की है, इसके बाद क्या बयानों को लेकर कुछ बयान सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पे जो है जानकारी दी है कि लालकृष्ण आडवाणी जो है काफी महत्वपूर्ण नेता हैं, काफी अच्छे नेता हैं, तो उसको देख के उनके जीवन को लेकर भी काफी महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं और कहा है कि इसका जो है काफी योगदान रहा है, भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं भावुक हूँ उनके लिए, जिस तरीके से उनका जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। हमेशा अपने सौभाग्य मानूंगा, मुझे उनके साथ बातचीत करने से उनसे सीखने को काफी चीज मिली है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स ट्विटर हैंडल पे लिखा है और कहा है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो है काफी लंबे समय से जो है उनके लालकृष्ण आडवाणी उनके गुरु रहे हैं, उनको जो है काफी सिखाया है, काफी चीज राजनीति में काफी बड़ा अनुभव है। जिस तरीके से लगातार लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की बात यहाँ पर कही जा रही है। जी बिल्कुल नितिन, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, उन्हें बधाई दी है। लंबे समय से लालकृष्ण आडवाणी को नजरअंदाज करने के आरोप भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगते रहे हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर कार्यक्रम में भी जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी नहीं पहुंच पाए थे, उसको लेकर भी तमाम तरह की आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। क्या लगता है, भारत रत्न सम्मान के बाद इन सभी बातों पर, इन सभी बयानों पर विराम लग जाएगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी अयोध्या के अंदर, तो उसके बाद लगातार इस चीज को देखा जा रहा था कि उनको जो है वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। तो लेकिन पहले प्रधान लालकृष्ण आडवाणी ने जो है अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कहा था कि मैं बीमार हैं, तो उस कारणों की वजह से वो राम मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा योगदान खुद लालकृष्ण आडवाणी का इसमें रहता है। मेन आडवाणी की थी, लेकिन उसके बाद लगातार इस तरीके की उन्होंने जानकारी दी है प्रधानमंत्री ने और कहा है कि भारत रत्न से उन्हें सम्मान किया जाना चाहिए। और इस चीज को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने फोन पे भी उनसे बातचीत की, उनके स्वास्थ्य का भी हाल जाना है और तमाम ऐसी चीजें हैं। जिस तरीके से राजनीति से वो काफी दूर नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे खुद संपर्क करते थे हर चीज को देखते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके जो है लालकृष्ण आडवाणी उनके गुरु हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। लेकिन उसके बाद भी लगातार इस चीज को देखने को मिल रहा था। लेकिन साफ तौर पर यही देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद फोन पे बातचीत की, उनके साथ सभी हाल जान। जी नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर यह जानकारी दी है। जानकारी देते हुए लालकृष्ण आडवाणी को बधाई भी दी है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी पर लालकृष्ण आडवाणी को राजनीति से दूर रखने के साथ ही साथ नजरअंदाज करने का भी आरोप लगता रहा था। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इस जानकारी के साथ ही साथ तमाम तरह के सवालों और अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। भारतीय राजनीति के मजबूत स्तंभ रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी जी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जिस तरह से गृह मंत्रालय के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को भी आगे बढ़ाने में भारतीय राजनीति में अहम योगदान है और उनके योगदान को भारतीय जनता पार्टी के साथ ही साथ प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लालकृष्ण आडवाणी के योगदान को अहम बताते हुए भारत रत्न सम्मान का ऐलान किया है, उसकी जानकारी दी है और साथ ही साथ लालकृष्ण आडवाणी को बधाई भी दी है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान, ये मोदी ने एक्स पर दी जानकारी। कि हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया और देश को और राष्ट्रवाद से जोड़ा। मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे काम करने का यूथ विंग में जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उसके अलावा जो है वो जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय भी सूचना प्रसारण मंत्रालय में उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो जो शख्सियत है आडवाणी जी की, वो शख्सियत पूरे देश के लिए सबक और संदेश रही है और वो ख़ासतौर से उन लोगों के लिए जो इस वक्त आज भी जो है वो सामंती सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर जानकारी साझा की है और उसके साथ ही साथ आप भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सुन रहे थे। बधाई देते हुए उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनीति के मजबूत स्तंभ रहे हैं, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के उत्थान को लेकर हमेशा प्रयासरत रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। गृह मंत्रालय से लेकर उप प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ काम किया है। कंधे से कंधा मिलाकर भारतवर्ष को आगे ले जाने में उनका अहम योगदान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें एक मजबूत स्टेट्समैन बताते हुए उन्हें सम्मानित करने की जानकारी दी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ये दूसरे नेता होंगे। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। इससे पहले 98 से 2004 के बीच एनडीए की सरकार में गृह मंत्री भी रहे। बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी शामिल है। 1970 से 72 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा 70 से 89 तक 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। लालकृष्ण आडवाणी 77 में जनता पार्टी के महासचिव भी रहे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल के आवास के बाहर हलचल तेज। केजरीवाल को नोटिस देगी क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास पर पहुंच चुकी है। नोटिस देने के लिए सीएम आवास पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। केजरीवाल को नोटिस देना चाहती है टीम। सूत्र के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। केजरीवाल पर विधायकों की खरीद फरोख्त का लगा है आरोप। बीजेपी ने की है एसआईटी जांच की मांग। बीजेपी ने की है एसआईटी जांच की मांग। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, केजरीवाल के आवास के बाहर हलचल तेज हो चुकी है।
क्राइम ब्रांच के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं, काफी देर से पहुंचे हुए हैं और नोटिस देने की कवायद क्राइम ब्रांच के द्वारा शुरू की जा चुकी है। अब देखना ये होगा कि कितनी देर के बाद में मुख्यमंत्री आवास और खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ये नोटिस स्वीकार करते हैं। लगातार कल भी अधिकारी पहुंचे थे, नोटिस नहीं दिया था, लेकिन आज क्राइम ब्रांच के अधिकारी एसीपी नोटिस देने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। हलचल आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर जबरदस्त हलचल देख पा रहे हैं। क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारियों के साथ ही साथ लोगों का, कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा मुख्यमंत्री आवास के बाहर देखा जा सकता है। दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो केजरीवाल को नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची है। पिछले काफी समय से कवायद जारी है, देखना यह होगा कि कितना और समय लगता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच 3 फरवरी को लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस आप विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में दिल्ली सीएम को नोटिस देगी। हालांकि काफी देर से पुलिस की टीम सीएम आवास के बाहर खड़ी है। दिल्ली सीएमओ के सूत्रों ने बताया है कि सीएम ऑफिस नोटिस लेने के लिए तैयार है, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारी उन्हें रिसीविंग नहीं दे रहे। क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को भी केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने के लिए गई थी। हालांकि दोनों अपने आवास पर नहीं थे, जिसके कारण पुलिस बिना नोटिस दिए ही लौट आई। केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आपके साथ विधायकों को पार्टी छोड़ने के लिए 25-25 करोड़ की पेशकश की है। साथ ही साथ केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल से सबूत देने को कहा। पुलिस केजरीवाल के बयान लेना चाहती है। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत, आपके आरोपों की जांच हो। अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को यह नोटिस जांच में शामिल होने के लिए दिया जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले दिल्ली भाजपा इकाई ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक शिकायत सौंपी और उनसे आपके आरोपों की जांच करने को कहा। बीजेपी बोली आरोप लगाकर भाग नहीं सकते। शुक्रवार को जब केजरीवाल ने नोटिस नहीं स्वीकार किया, तब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले कि हमने कहा था केजरीवाल सनसनी पैदा करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल झूठे आरोपों के पीछे उजागर होने वाला सच है। आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहां क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफी मांगी, अदालत में माफी मांगी और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो अपने शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। ईडी 5 बार उनको सम्मन देती है, उसका सामना नहीं करती है। वो अपने जिन मंत्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं वो आज जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद जेल में है और देश की जनता आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुकी है कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और देश से माफी मांगनी चाहिए। गोंडा में पुलिस को एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां दिन दहाड़े बैंक में लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों को नगर कोतवाली क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बदमाश के पास से अवैध तमंचा, बैंक से लूटा गया कैश बरामद कर लिया गया है।
देखिए, कोतवाली नगर पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में आज दिन में दोपहर में प्रतिमा ग्रामीण बैंक में हुई लूट की घटना का जो दोषी बदमाश था, वो पुलिस मुठभेड़ के उपरांत पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। इस बदमाश के कब्जे से जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी बिना नंबर प्लेट के, वो पुलिस द्वारा मौके से बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त एक अवैध तमंचा तथा बैंक से लूटा गया पूरा कैश 100% 8,54,000 रुपए नगद उस बदमाश के कब्जे से पुलिस ने बरामद किया है। पूछताछ में इसने अपना नाम राकेश गुप्ता बताया है, जो थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ही फोरसिपगंज का निवासी है। इससे अन्य विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा अल्प समय में ही इस घटना का सफल अनावरण करने और 100% रिकवरी करने वाली पुलिस टीम को मेरे द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां कड़ाधाम थाना क्षेत्र के एक गांव में घर से कुछ ही दूर खेल रही 3 सगी बहन रहस्यमयी हालात में लापता हो गई। वहीं बच्चियों के लापता होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सभी परिजनों ने सूचना थाना पुलिस को देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने अज्ञात के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। बता दें कि बेटियों को लापता हुए 3 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस अभी तक उन्हें खोज नहीं सकी है। संभल से एक मामला सामने आया है, जहां प्राथमिक विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक को स्कूल के सरकारी टैबलेट को ससुराल लेकर जाना महंगा पड़ गया। बता दें कि प्रधानाध्यापक पर सरकारी टैबलेट को ससुराल ले जाकर गुम करने का आरोप लगा है, जिसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से इंचार्ज प्रधान अध्यापक को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये टैबलेट बच्चों की शिक्षा में मदद करने के लिए दिए गए थे। तो वहीं बीएसए ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले को 1900 टैबलेट मिले थे, जिसमें प्राथमिक विद्यालय रुस्तमपुर के इंचार्ज प्रधान अध्यापक को टैबलेट मुहैया कराए गए थे, जिनमें से एक खो गया है। हालांकि इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी असमौली को जांच अधिकारी नामित किया गया है। उनकी जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानपुर में बीती रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बता दें कि गुरुवार को नगर क्षेत्र में एक व्यापारी पर रंगदारी नहीं देने पर पिस्टल तान दी गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तो वहीं सीओ सिटी शिवम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश इरफान कोतवाली नगर का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। सनपुर क्रॉसिंग जो थाना बंधुआ कला में पड़ता है, पुलिस मुठभेड़ हुई। उस पुलिस मुठभेड़ में मोहम्मद इरफान, जो थाना कोतवाली नगर का रहने वाला है, सक्रिय हिस्ट्री सीटर है, इसके ऊपर हत्या एवं लूट जैसे संगीन धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इसके द्वारा 1 फरवरी 2024 को जो चौक घंटाघर में एक व्यापारी मोहम्मद सलमान के ऊपर फायर किया गया, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। तब से व्यक्ति लगातार फरार चल रहा था। आज हसनपुर क्रॉसिंग में पुलिस मुठभेड़ में इसने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ इसके ऊपर फायर किया, जिसमें इसको गोली लगी। इसको तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसके बाद अगली खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां जिले में विकास कार्य में गड़बड़ी की आवाज उठ रही है, जिससे सीएम योगी ने जिले की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दी है। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विकास कार्यों की जांच पड़ताल करेंगे। वहीं इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को यह जिम्मेदारी मिली थी। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जिन जिन अधिकारियों के साथ बैठक की है, उन सभी बैठकों का खाका प्रदेश में लागू कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित किए जाने का रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराया था। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति जी मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर इसको पढ़ेंगे, ताकि हरियाणा के बारे में कोई धारणा अगर इनकी होगी तो जरूर उसको बना पाएंगे। जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उस पुस्तक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई उसका कारण होता है। पुस्तक हमेशा किसी ज्ञान के ऊपर लिखी जाती है, पुस्तक हमेशा
हमेशा किसी यथास्थिति, किसी फैक्ट्स के ऊपर लिखी जाती है। कभी कभी पुस्तक किसी मनोरंजन के लिए, कहानियों के लिए लिखी जाती है। लेकिन मित्रों, ये पुस्तक इन सब से अलग हट करके है। ये सरकार के द्वारा किए गए वो सब काम जो किसी विशेष प्रकार के बदलाव के लिए किए गए हैं, वास्तव में इस पुस्तक में अपने को वो सब झलक मिलेगी। और निश्चित रूप से इस पुस्तक को लिखने में जिन जिन का भी हाथ रहा है, जिन्होंने इस पर प्रयत्न किया है, जिनका इसमें योगदान है, चाहे फिर पुस्तक के हमारे संपादक श्री अग्निहोत्री जी, चाहे उसमें भाषांतर इस नाते से हिंदी में जिन्होंने रूपांतरण किया, ऐसे डॉक्टर शमीम शर्मा जी, ये तो सब है ही हैं। हमारे जो प्रकाशक हैं उनकी भी अपनी भूमिका है। लेकिन इसका जो प्रस्तावना लिखी है, देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक अच्छी पुस्तक, हम इसकी प्रस्तावना जरूर लिखूंगा। अब जिस पुस्तक की प्रस्तावना पूर्व राष्ट्रपति जी ने की हो, जिसका लॉन्चिंग सेरेमनी स्वयं उपराष्ट्रपति जी आए हों, और इतने इतने महान विद्वान जिन्होंने उस पुस्तक को बनाने में योगदान किया हो, 2 वर्तमान राज्यपाल और एक पूर्व राज्यपाल, इनका भी इसमें योगदान है। अपने अपने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, राज्यपाल गुजरात आदरणीय वेदव्रत जी, और ऐसे पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी। ऐसे कई नाम हैं जिनका उल्लेख करना लंबा हो जाएगा। लेकिन इस पुस्तक को लिखने में एक भूमिका निभाने वाले लोगों में अगर मैं उसको वर्ग के अनुसार चर्चा करना चाहूं, तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री, स्पीकर साहब, कई हमारे मंत्रीगण, केंद्र के और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, ऐसे 12 राजनीतिक व्यक्तियों ने इसमें अपने अपने लेख लिखे हैं। कुल मिला के तो आप फरीदाबाद से सुन पा रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।